Welcome students to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Physical Education chapter number 8 Biomechanic and Sport और साथ में ही आज इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे विद हिंदी नोट्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं काफ़ी ईजी और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और साथ में ही समझते हैं कि आखिर हमारे इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है, यानी कि जीव यांत्रिकी का अर्थ क्या है। तो देखिए, जीव यांत्रिकी मनुष्य के शरीर का एक मशीन के द्वारा मशीन के रूप में अध्ययन करती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है इस अध्ययन में, यानी अभी हमने पढ़ लिया कि मशीन के द्वारा अध्ययन होता है भाई हमारे शरीर का, बट उस अध्ययन में होता क्या है, उस अध्ययन में होती है गति को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो जो टॉपिक्स, जो जो चीज़ें, जो जो मैटर हमारी गति को प्रभावित कर सकते हैं, वो आंतरिक भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, तो उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। अगर आपको इन शॉर्ट में बोलना है तो आप ये बोल सकते हो कि इन स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे स्टडी ऑफ फोर्स का, इसका एक्चुअल में यानी इन शॉर्ट है हमारा निचोड़ है कि स्टडी ऑफ फोर्स का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं आगे की। हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि जीव यांत्रिका का शरीर शिक्षा में आखिर क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस कई सारी हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि हम कई सारी चीज़ों को सुधारने में इसकी हेल्प लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास तकनीक को सुधारने में ये सहायक होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी यहाँ पर। यानी कि जब हमें पता होगा कि भाई हमारी गति को ये प्रभावित कर रहे हैं, ये तकनीक प्रभावित कर रही है, तो उसको सुधारने के अंदर तो हम काम करना शुरू कर देंगे ना। इसी तरीके से उपकरणों को सुधारने में सहायक, यानी हमारे जो उपकरण है जिसका यूज से हम किसी भी गेम को परफॉर्म करते हैं, तो उनको सुधारने में भी सहायक चीज़ें होंगी। यानी कि अगर कोई ऐसा उपकरण है जो कि हमारी गति को, हमारे खेल को प्रभावित कर रहा है, तो उसको भी सुधारने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें पता है ना कि भाई क्या चीज़ रह रही है, क्या चीज़ नहीं। खेल में प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक रहता है, जाहिर सी बात है। चोटों से बचाव में सहायक, परीक्षण के सुधार में सहायक और आत्मविश्वास की उत्पन्नता। तो स्टूडेंट्स, इसके पॉइंट जो हैं वो कई सारे बन सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लिखे हैं। अब बचे 4, क्योंकि टोटल हमें 10 पॉइंट बनाने हैं। तो 4 जो पॉइंट बचे हैं वो आपको खुद बनाने हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं आप इजीली, ताकि मैं चेक कर सकूँ। अदरवाइज यहाँ 6 टॉपिक्स आई होप आपके समझ में आए होंगे। अगर आपने 6 के 6 टॉपिक आपने अच्छे समझोगे तो बाकी के 4 टॉपिक आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो अभी हम मूव करते हैं आगे की तरफ और समझते हैं अपने आगे की। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि न्यूटन की गति के नियम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में। यानी कि जो हमारे न्यूटन है उनकी वही गति के नियम आखिर क्या क्या हैं। तो जनरली 3 नियम है। पहला नियम आपके पास आता है कि जड़ता का नियम, यानी लॉ ऑफ इंटीरियन। तो देखिए, इसे गति का पहला नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु जब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई भारी शक्ति ना लगाई जाए। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो हमारा नियम है जड़ता का नियम, इस नियम के अनुसार कोई भी स्थिर वस्तु, चाहे वो कोई भी हो, उस स्थिर वस्तु पर वो जभी तक ही स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। जब उस पर कोई भारी बल लगा दिया जाएगा तो वो अपनी स्थिर अवस्था को खो देगी और वहां से विस्थापन कर लेगी। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खो खो एंड बास्केटबॉल। इसके याद रखिए कि ये जो अब हम नियम पढ़कर आए हैं, ये नियम स्थिर के अंदर तो लागू होता ही होता है, परंतु ये गतिशील की अवस्था में भी लागू होता है। क्योंकि जब किसी वस्तु की गति को रोकना हो तब वह बाहरी बल द्वारा ही रुकेगी। यानी कभी भी कोई तेज वस्तु चल रही हो, काफी तेज स्पीड हो और हमें उसको रोकना हो, तो उसके ऊपर ही भारी बल लगाया जाएगा, तभी वो रुक सकेगी। तो इसीलिए बताया गया है कि ये जो अवस्था है, ये जो नियम है, ये सिर्फ स्थिर चीजों पर ही नहीं है, ये गतिशील चीजों पर भी नियम प्रॉपर लागू होता है। तो ये था हमारा जड़ता का नियम। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम, यानी नियम नंबर, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि त्वरण का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसे गति का दूसरा नियम भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के उत्पन्न त्वरण उस पर प्रहार करने वाली शक्ति के समानुपातिक होता है। आए समझ में? एक बार दोबारा बताता हूं। त्वरण का नियम का मतलब यह है कि इसे गति का दूसरा नियम कहा जाता है। सिंपल है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर प्रहार करने वाली शक्ति के समानुपातिक होता है। जैसे कि जिस चीज पर हम जितना बल लगाते हैं वह उतनी दूर जाती है। जैसे कि बाइक का जो एक्सीलेटर जितना छोड़ेंगे वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और परंतु इसमें
वजन भी महत्व रखता है कि जिस चीज़ का वजन जितना होगा वो उतना ही जमकर चलेगी बाइक। करेक्ट। जैसे कि कोई भी भारी बाइक है, उसको जितना चलाओगे वो उतना जमकर चलेगी, रोड से चिपक कर चलेगी। और कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो बॉल हैं, एक बॉल जो काफ़ी हल्की, आप उसे फेंको, आपने उसको फेंका, वो थोड़ी दूर गई फिर गिर पड़ी। थोड़ी सी भारी बॉल है, आपने उसको फेंका, वो काफ़ी दूर तक गिरी, काफ़ी दूर जाने के बाद गिरी। तो बेसिकली इसमें जितना ज़्यादा जिसका वजन होगा वो उतना ही ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बता रखा है कि भाई जितना हम उसको एक्सीलेटर जितना छोड़ेंगे तो आगे बढ़ जाएगी बाइक, मगर इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ये महत्व नहीं रखता बल, बट इसमें वस्तु का मास, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वजन भी महत्व रखता है। ये था हमारा त्वरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। ये था हमारा सेकंड नियम। अब हम मूव करते हैं थर्ड नियम की तरफ यानी लास्ट नियम। फ्रेंड्स अब हमारे पास आता है लास्ट नियम जिसका नाम है प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ रिएक्शन। तो लॉ ऑफ रिएक्शन, इस नियम के अनुसार सभी क्रिया बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया में परफॉर्म होती हैं, यह आपको याद रखना है। यानी इस नियम के अनुसार जब कभी भी किसी भी चीज़ में बल लगाया जाता है या फिर उस पर काम किया जाता है तो वो क्या होता है, या तो वो बराबर जाएगी, ठीक है, या फिर उसके विपरीत होने के चांस रहते हैं। जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं, हमारा जो बल रहता है वो इस तरीके से रहता है, बट हम क्या होते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, पानी पीछे जा रहा है, तो बेसिकली या तो उसका विपरीत आ जाए या फिर बिल्कुल बराबर चले। पैदल चलना, वॉकिंग, ठीक है। और आपको एक चीज ये और याद रखनी है कि जितने भी हमारे ऑल न्यूटन्स लॉ हैं, ऑल न्यूटन्स लॉ जो हैं उनको हम IAR के नाम से भी जानते हैं। IAR यानी कि इंटीरियन एक्सीलरेशन और इसका नाम है रिएक्शन, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई ऑल न्यूटन्स लॉ को हम किस नाम से भी जानते हैं शॉर्ट टर्म में, तो वो IAR है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास के अंदर बेसिकली हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, साथ में न्यूटन के तीनों नियम देखे। सो आई होप आपके सभी न्यूटन के तीनों नियमों में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, मैं उसको दोबारा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे तो आपके क्लियर हो ही गया होगा, बट जो मैंने अभी स्टार्टिंग बोला था कि 4 पॉइंट आपको खुद बनाने हैं वो आप जरूर बनाने की कोशिश करें और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर भेजें। और साथ में ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने और समझेंगे और भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।